हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, जी हाँ, फिजिक्स में आगे बढ़ते हुए नया चैप्टर पढ़ेंगे। क्लास 12 का चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युत। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस आपको पता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक चैप्टर है जो आगे के आने वाले चैप्टर्स को क्या करेगा, क्लियर करेगा। ठीक है, तो स्टडी करेंगे एकदम बेसिक से और सीखेंगे क्या क्या है चैप्टर में, किन चीजों पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो बेसिक होता है उसे कहा जाता है चार्ज। पूरा चैप्टर ही किस पर बेस्ड है? चार्ज पर बेस्ड है, आवेश। पहले समझेंगे आवेश क्या होता है और फिर धीरे धीरे उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे कि वो किस प्रकार बिहेव कर रहा है, कैसा व्यवहार कर रहा है और उसके उस व्यवहार से, बिहेवियर से क्या हो रहा है ना। नाउ सबसे पहले तो चैप्टर का जो नाम है उसको क्लियर करते हैं कि चैप्टर का नाम स्टैटिक क्यों है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों है, स्थिर वैद्युत क्यों है। तो देखिए, चार्ज की जो प्रॉपर्टीज होती है, आवेश के जो गुण होते हैं, वो दो प्रकार से पढ़े जाते हैं। कैसे दो प्रकार से? तो एक टाइप होता है क्या, जिसमें चार्ज को स्टेबल रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है। कैसा रखा जाता है? स्टेबल, स्थिर रखा जाता है। अगर आप उसका स्टेबल केस पढ़ रहे हो जिसमें चार्ज स्थिर रखा गया है, फिर उसके गुणों को पढ़ा जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है? वही कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो से आप समझ लीजिए क्या, चार्ज, और स्टैटिक मतलब जो कैसा रहता है, स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है। दूसरा एक और केस क्या पॉसिबल है? तो दूसरा केस जो पॉसिबल है कॉल्ड कि चार्ज को अब क्या करा दीजिए, आप मूविंग कंडीशन में ले जा लीजिए, चार्ज को गति प्रदान कर दीजिए, गति दे दीजिए। तो मूविंग कंडीशन में आ गया, मतलब चार्ज किस में आ गया है? गति में आ गया है। अब ये केस क्या कहलाता है? ये केस कहलाता है कि अब इससे कौन सा चैप्टर बनेगा? इससे बनेगा इलेक्ट्रिसिटी। क्या बनेगा? इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, जिसको बोलते हैं विद्युत धारा। आप जानते हैं विद्युत धारा की डेफिनेशन क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं? क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी? जब चार्ज फ्लो होता है पर सेकंड, मींस कि गिवन टाइम में फ्लो ऑफ चार्ज को काउंट करना क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। तो वहां पर आवेश बह रहे होते हैं, है ना। आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। तो आपको आवेश को चलाना पड़ेगा। ओके, सो सिंपल सी थिंग है, एक पार्टिकल है मेरे पास, है ना, या मैं बोल दूं ये क्या है? चार्ज क्या होता है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो किसी पार्टिकल के पास या मैटर के पास होती है। अब अगर आप उसे स्टेबल रखते हैं तो आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें उसकी स्टैटिक कंडीशन की सारी जानकारी मिलेगी आपको। और अगर उसको मूविंग कंडीशन में ला दिया जाए, गतिशील अवस्था में ला दिया जाए, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो सारी कहां पढ़ेंगे हम? इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं पहला चैप्टर आपका आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, और उसके बाद जो सेकंड चैप्टर होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो एक तो कंक्लूजन यहां निकल जाता है। क्या कंक्लूजन? कि आपको ऐसी कंडीशन पढ़ना है, इस चैप्टर में ऐसी चीजें पढ़ना है जिसमें चार्ज का केस कैसा होगा? स्टेबल वाला होगा, कि चार्ज मूविंग कंडीशन में ना हो, चार्ज किसी एक जगह पर क्या हो? रुका हुआ हो या रखा गया हो। ठीक है, तो ये तो था बेसिक किसके लिए? चार्ज के लिए, सॉरी, चैप्टर के लिए। अब किसके बारे में पढ़ते हैं? चार्ज, कि एक्चुअल में ये चार्ज क्या है, जिस पे बहुत देर से बात हो रही, जिसके बारे में बता रहे कि वो स्टेबल हो सकता है, वो मूविंग हो सकता है। अब समझते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या होता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना। चलिए, क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज? सिंपल सा इसके बारे में समझिए। विद्युत आवेश एक भौतिक गुण होता है। क्या होता है?
फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी? मैटर की। किसी पदार्थ का भौतिक गुण होता है, आप उसको फिजिकल क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। जी हाँ, यूनिट है उसके पास, है ना, डायमेंशन है, तो फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। बट अभी क्या बोल रहे हैं कि आवेश किसी पदार्थ का गुण है। कौन सा? भौतिक गुण है, जो क्या बताता है? अगर उस पदार्थ को आप विद्युत क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो वो क्या करेगा? एक बल का अनुभव करवाएगा। क्या करवाएगा? एक फोर्स का एक्सपीरियंस करवाता है। मीन्स चार्ज किस पर होता है? तो किसी मैटर पर होता है, किसी पदार्थ पर होता है। जनरली अगर बोला जाए तो चार्ज को कैरी करके चलने वाले कौन होते हैं? एटम के सब पार्टिकल्स होते हैं, परमाणु के सब पार्टिकल्स होते हैं जो इस चार्ज को अपने ऊपर कैरी करके चलते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल्स हो गए, ये सारे सब पार्टिकल्स क्या है? चार्ज को कैरी करके चलते हैं। इनके ऊपर क्या रहता है? चार्ज रहता है। तो उन सब से मिलकर ही तो क्या बनता है? मैटर बनता है। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्या डायरेक्ट बोल सकते हैं कि किसका गुण है? तो पदार्थ का भौतिक गुण है, जो यह बताता है कि पदार्थ को विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वो कितना फोर्स, या मैं उसको बोलूं अट्रैक्शन या रिपल्शन, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराता है। कौन से फोर्स का एक्सपीरियंस करा रहा है? तो वो अट्रैक्शन नेचर का भी हो सकता है और वो रिपल्शन नेचर का भी हो सकता है। जी हाँ, सिंपल सा। पहले तो मैंने क्या बोल दिया कि ये क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। मतलब क्या है? भौतिक गुण है। अब ये क्या है? भौतिक गुण किसका है? तो पदार्थ का है, मैटर, है ना, जो क्या करवाता है उस पदार्थ को? क्या बोल दे? पदार्थ का भौतिक गुण, जो उस पदार्थ को विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या कराता है? एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराता है। क्या कराता है? अट्रैक्शन बोल सकते हैं आप, या रिपल्शन बोल सकते हैं आप। या तो अट्रैक्ट करेगा या तो क्या करेगा? रिपल करेगा। मतलब किसका अनुभव कराएगा? आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ चार्ज, कि चार्ज की प्रकृति क्या है, किस नेचर का है, वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराता है। कहां रखे जाने पर? विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, या तो मैटर, आप जैसे ही उसके कांटेक्ट में कोई दूसरा मैटर आएगा तो उसको या तो वो अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा, या आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, तब भी सेम केस, या तो वो रिपल करेगा या तो वो अट्रैक्ट करेगा। दो ही कंडीशन बन सकती है, या तो वो रिपल होगा या तो वो अट्रैक्ट होगा, अगर उस मैटर पर चार्ज अवेलेबल है तो। बट ये जरूरी नहीं कि हर एक मैटर पर चार्ज अवेलेबल हो, और ऐसा ही नहीं कि हर एक मैटर पर प्लस चार्ज हो, या ऐसा भी पॉसिबल नहीं कि हर एक मैटर पर नेगेटिव चार्ज अवेलेबल हो। कंडीशन के हिसाब से होता है, किसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके अकॉर्डिंग बताया जाता है। जी हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़ चुके होंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? माइनस चार्ज कैरी करता है, नेगेटिव चार्ज लेकर चलता है। तो उस नेगेटिव चार्ज में मींस सब पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन, उसने अपने सिर पर जो रखा हुआ है, जिसको बोल रहे क्या? आवेश, चार्ज, उसका नेचर क्या है? नेगेटिव है। तो अगली चीज जो आपको इसके बारे में सीखनी है, पढ़नी है, क्या है वो? क्या इसके टाइप होते हैं? जी हाँ, टाइप होते हैं।
आगे चलकर पढ़ेंगे कि क्या क्या टाइप है। पहले एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है। तो आवेश किसी पदार्थ का भौतिक गुण है जो उसे एक बल का अनुभव कराता है, फोर्स का एक्सपीरियंस कराता है। कब? जब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। अब किस प्रकार का फोर्स है, अट्रैक्शन, रिपल्शन, ये पता चलता है आवेश की प्रकृति से, आवेश के नेचर से, है ना, नेचर ऑफ चार्ज। देखते हैं कितने टाइप का होता है और क्या कर सकता है। सो जस्ट फोकस ऑन बोर्ड। ये रहे चार्ज और चार्ज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। देखिए आवेश, चार्ज कितने प्रकार का है, यहां लिखा है। एक तो धनावेश हो रहा है, दूसरा उदासीन और तीसरा ऋणावेश। ओवरऑल चार्ज दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अब एक केस ऐसा है जिसमें यह कहा जाता है कि जो मैटर है या कंपाउंड है वो कैसा है, उदासीन है, न्यूट्रल है। तो ये क्या बात हुई, इसमें ऐसा बोला जाएगा कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बोथ आर इक्वल। दोनों कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। अगर धनावेश और ऋणावेश इक्वल हो गए तो प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। सो उसी को क्या बोल दिया गया, उदासीन बोल दिया गया, न्यूट्रल बोल दिया गया। क्या कहानी है, चार्ज दो टाइप के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। न्यूट्रल किसको बोलेंगे, उदासीन किसको बोलेंगे, तो न्यूट्रल का केस है ना। इसमें क्या मिलेगा आपको, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों बराबर। अब किसी मैटर के ऊपर, किसी पदार्थ के ऊपर धन आवेश कब आएगा, बता दिया आपको। चार्ज कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फिर न्यूट्रल किसको बोला जाएगा, न्यूट्रल ऐसा पदार्थ होगा, ऐसा मैटर या ऐसा कंपाउंड होगा जिस पर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों बराबर होंगे। अगर दोनों इक्वल होते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। सारे माइनस किसको बैलेंस कर देंगे, सारे प्लस को, सारे प्लस किसको बैलेंस कर देंगे, सारे माइनस को। ओवरऑल देयर इज नो चार्ज, तो उस केस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोला जाता है। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर प्लस चार्ज माइनस चार्ज हमेशा प्रेजेंट होते हैं, बट उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपस में कैसा हो जाता है, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीट्यूड मतलब परिणाम नहीं, परिमाण बोला जाता है, रिजल्ट नहीं बोलना, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब वो जो सामने न्यूमेरिक डिजिट लिखी जाती है। लेट मान लीजिए कि 10 पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर 10 ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो 10 पॉजिटिव चार्ज एंड 10 नेगेटिव चार्ज दोनों मिलकर कैसे हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। अब समझते हैं कि किसी मैटर के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर धन आवेश कैसे आ रहा है, किसी मैटर के ऊपर प्लस चार्ज कैसे आ रहा है। सो फोकस करिए जरा सा, प्लस चार्ज कब आएगा किसी मैटर के पास, जब उससे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर चले गए होंगे। मींस उसके पास क्या हो गई होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई होगी। केमिस्ट्री में आप इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि जब किसी कंपाउंड से या एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस। क्यों, क्योंकि वहां पर पहले न्यूट्रल केस था, मतलब उसके प्लस इक्वल टू क्या थे, माइनस थे। अब आप वहां से क्या निकाल दे रहे हो, माइनस को निकाल दे रहे हो। जैसे ही आपने वहां से माइनस को निकाला तो आपके कंपाउंड पर या एलिमेंट पर क्या बच गया, प्लस बच गया। मींस इन शॉर्ट, सीधी भाषा में बोला जाए तो धनावेश कब होता है किसी मैटर या ऑब्जेक्ट पर, जब उसके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी।
इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे उसके पास, कम होंगे। सेम नेगेटिव चार्ज, अब जब आपको इतना समझा के बताया कि इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर उस पर क्या है, धनावेश चढ़ रहा है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट की बात भी कर सकते हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा मतलब पहले वो न्यूट्रल होकर बैठा था, अब आप उस पर माइनस चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, माइनस चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मतलब एक्स्ट्रा माइनस चार्ज, और जिस पर माइनस चार्ज है उसको तो नेगेटिव ही बोला जाएगा। तो इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, मोर इलेक्ट्रॉन रखता है ये। ओके, नाउ दोनों केस सिंपल है। अगर आपने होल्स वाली बात भी की होगी या प्रोटॉन समझ लीजिए, अभी होल्स की बात ना करें तो प्रोटॉन से समझ सकते हैं क्या, कि प्रोटॉन है हमारे पास और इलेक्ट्रॉन है, तो इस वाले केस में क्या हो जाएंगे, उसके प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इस वाले केस में उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे और प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, कम। क्यों? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर जा चुका है, तो यहां पर कौन बचेगा, प्रोटॉन। प्रोटॉन ज्यादा होंगे या नंबर ऑफ होल्स ज्यादा मिलेंगे और इलेक्ट्रॉन कम होंगे। जबकि इस वाले नेगेटिव वाले केस में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे मिलेंगे, ज्यादा, और प्रोटॉन या आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ होल्स कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए, आसान है, इतना ज्यादा टफ नहीं है। मींस यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी है। मैं डायरेक्ट लिख दूं, यहां नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं। इस वाले केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दोनों केस सिंपल है। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल केस क्या होता है, जिसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों इक्वल होते हैं। मींस इसमें ना ही इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और ना ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। मींस सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, दोनों इक्वल अमाउंट में, सफिशिएंट में नहीं बोलता हूं, दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। कौन दोनों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये बनाएगा क्या, न्यूट्रल। किसी एलिमेंट को या किसी कंपाउंड को या किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को, किसी यौगिक को या किसी तत्व को अगर उदासीन बोलना है तो उसके पास क्या होने चाहिए, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन होने चाहिए। इन दोनों केस में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के केस में, ध्यान से समझिएगा क्या होता है कि जब किसी मैटर की बात की जाती है, किसी एलिमेंट की बात की जाती है, एलिमेंट से क्या बनेगा, एटम है एलिमेंट का, एटम से मॉलिक्यूल आ जाएगा, फिर मैटर वाली कहानी आती है। तो आप मैटर की बात कर लीजिए, ऑब्जेक्ट की बात कर लीजिए या एलिमेंट की बात कर लीजिए, एक ही कॉन्सेप्ट होता है सबका। क्या है कॉन्सेप्ट, कि एलिमेंट के पास क्या है, प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, बट प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, नाभिक के अंदर होता है, तो प्रोटॉन ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। तो उस एटम से क्या निकलता है बाहर, जो बाहर घूमते रहता है, कौन बाहर घूमता है, इलेक्ट्रॉन। तो उस एटम से या एलिमेंट से बाहर किसको निकाला जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को, और उसमें वापस भी किसको डाला जा सकता है या एक्स्ट्रा ऐड किया जा सकता है, तो वो कौन है, इलेक्ट्रॉन। इट मींस किसी ऑब्जेक्ट से जो ट्रांसफर होगा वो कौन है, इलेक्ट्रॉन। इसलिए यहां लिखा है मैंने, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई तो फिर क्या, नेगेटिव चार्ज। देखो प्रोटॉन की बात नहीं कर रहे ना, होल्स की बात हो रही है। जो मूव करने वाला है या जो ट्रांसफर होने वाला है, शिफ्ट होने वाला है, कौन है वो, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं या बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं, उसमें ये लैंग्वेज जो होती है बेसिक होती है,
कि किसी बॉडी पर, किसी ऑब्जेक्ट पर माइनस चार्ज क्यों आ रहा है, किसी ऑब्जेक्ट पर प्लस चार्ज क्यों आ रहा है? तो रीजन है इलेक्ट्रॉन, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो समझिए क्या होगा वहां पर प्लस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो फिर वहां पर क्या होगा नेगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल ये कहानी हो गई पॉजिटिव एंड नेगेटिव की। अगर दोनों इक्वल है तो वो हो जाएगा न्यूट्रल। अब ये जो चार्ज के नेचर है, प्रकार है, इसके हिसाब से इनका बिहेवियर बदल जाता है। कैसे? तो ये प्रकृति का नियम है ना, अपोजिट क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और सेम काइंड की थिंग क्या होती है, रिपल होती है ना। सो चार्ज में भी वही केस है, क्या दो कंडीशन ले लेते हैं, एक जिसमें सेम चार्ज आ रहे होंगे और एक कंडीशन जिसमें अपोजिट चार्ज आ रहे होंगे। सेम चार्ज मतलब दोनों प्लस प्लस हो सकते हैं, दोनों माइनस माइनस हो सकते हैं। अपोजिट मतलब एक प्लस और एक माइनस, इसको बोलते हैं विपरीत प्रकृति के आवेश, और इसको बोलते हैं समान प्रकृति। पहला भी प्लस दूसरा भी प्लस, या पहला भी माइनस दूसरा भी माइनस, है ना। समझ सकते हैं आप, बहुत आसान है, नॉट टू मच टफ, इजी सी बात है। अगर सेम नेचर वाले आते हैं तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा रिपल्शन। क्या होगा यहां पर? रिपल्शन होगा। क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और जब अपोजिट नेचर आ जाएगा तो अपोजिट नेचर चार्ज, अपोजिट नेचर वाले चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? आकर्षण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अट्रैक्शन आ जाएगा, आकर्षण। इस बात को याद रखिएगा तो इजी रहेगी आगे की चीजें जो आप पढ़ने वाले हो, उसमें आपको हेल्प मिलेगा। क्या? सेम रिपल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, दैट्स ऑल। अब एक कहानी ऐसी आती है कि जैसे मुझे पता करना है किसी ऑब्जेक्ट पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, प्लस चार्ज प्रेजेंट है या माइनस चार्ज प्रेजेंट है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल है, समझिएगा। किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज पता करना है मुझे कि उस पर माइनस चार्ज है या उस पर प्लस चार्ज है या वो न्यूट्रल है, तो मैं क्या करूंगा, कैसे उसका चार्ज फाइंड आउट करूंगा? वो एक इलेक्ट्रोस्कोप आता है, उसका यूज किए बिना बात हो रही है ना, आप उसका यूज करोगे तो फिर तो हो ही जाएगा। गोल्ड लीफ वाला आता है ना, जिसमें गोल्ड की पतली पन्नी ली थी, उस पे एक्सपेरिमेंट हुआ था, वो सारी चीजें अलग है, दैट इज ओके। बट फिलहाल अभी आपसे पूछा जा रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज का नेचर कैसे पता लगाया जाएगा। तो सिंपल है, आप क्या करोगे, उसके पास एक चार्ज लेकर जाओगे। मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट के पास क्या है, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज है। किस प्रकार का चार्ज है? प्लस चार्ज या माइनस चार्ज है। लेट कि उसके पास माइनस चार्ज है। अब इस माइनस चार्ज का पता लगाना है मुझे, तो मैं मान लीजिएगा माइनस चार्ज लेकर जा रहा हूं, तो ये माइनस चार्ज को क्या कर देगा? रिपल कर देगा। मैंने माइनस चार्ज, है ना, नेगेटिव चार्ज को उसके पास ले गया, तो उसने माइनस या नेगेटिव चार्ज को क्या कर दिया? रिपल कर दिया। डन। मान लीजिए वो चार्ज क्या था? प्लस। अब मैं माइनस चार्ज को उसकी तरफ लेकर जा रहा हूं, तो माइनस चार्ज क्या करेगा? उस प्लस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। मींस अगर वो ऑब्जेक्ट इस माइनस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो गया तो मैं बोल दूंगा क्या है? वो पॉजिटिव है। अगर वो रिपल हो गया तो मैं बोल दूंगा नेगेटिव है। यहां तक तो ओके है बात, कोई दिक्कत नहीं। बट क्या होगा जब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट मिल जाएगा? आपको कैसे पता कि वो न्यूट्रल है? वहां भी तो आंसर करना पड़ेगा। तो न्यूट्रल और कौन सा? अपोजिट वाला केस, इन दोनों केस में अट्रैक्शन ही होता है। क्या? न्यूट्रल और अपोजिट वाला केस, इन दोनों केस में क्या होता है? अट्रैक्शन ही होता है।
तो अट्रैक्शन से आप कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। क्या बोला मैंने? अट्रैक्शन वाली प्रोसेस से कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। जैसे यहां बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? देखिए, पहली थिंग ओके है, मैंने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट था, है ना, दिस वन इज द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट पर चार्ज पता करना था, मैंने क्या किया, माइनस चार्ज लेके आया। मैं माइनस चार्ज आते ही इसने क्या कर दिया, इस चार्ज को रिपल कर दिया। रिपल करा तो मुझे पता चल गया कि माइनस चार्ज है। डन, पहला फिनोमेना या पहली प्रोसेस रिसर्च ओके। सेकंड, ये ऑब्जेक्ट था जिस पर क्या है, प्लस चार्ज है, और मैं इधर से क्या लेकर आ रहा हूं, माइनस चार्ज लेकर आ रहा हूं। अब मैंने जैसे ही इसको लेके गया प्लस के पास में, यहां पर क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया, दोनों एक दूसरे को खींचने लगे। तो अट्रैक्शन हुआ, तो अट्रैक्शन से मैं ये नहीं बता सकता कि उस पर प्लस चार्ज ही होगा। इनफैक्ट जो न्यूट्रल कंपाउंड है या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है वो भी क्या करता है, अट्रैक्शन ही शो करता है। किसी आवेश के प्रति क्या उदासीन वस्तु हमेशा आकर्षित होती है। किसी आवेश के प्रति उदासीन वस्तु हमेशा आकर्षित होती है। मतलब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। न्यूट्रल तो हमेशा अट्रैक्ट होगा, आप माइनस को ले आओ, आप प्लस को ले आओ, एनीथिंग। सो अट्रैक्शन नेचर से आप नहीं बता सकते। क्या नहीं बता सकते कि चार्ज का नेचर क्या होगा। आपको कौन सी मेथड लगानी पड़ेगी, रिपल्शन। अगर रिपल कर दिया तो सेम नेचर का चार्ज है, अट्रैक्ट करा तो फिर मैं चार्ज का नेचर बदल दूंगा। जैसे यहां अट्रैक्शन हो रहा है, अब मैं चार्ज का नेचर बदल दूंगा। मैंने माइनस लिया था, अब मैं क्या ले रहा हूं, प्लस। अब प्लस आया है तो वो प्लस को क्या कर देगा, रिपल। अगर उसने प्लस को रिपल नहीं करा, उसके बावजूद भी क्या हो गया, अट्रैक्शन, तो मैं बोल दूंगा न्यूट्रल है। अगर उसने रिपल कर दिया तो क्या है, प्लस है। और सारे कंक्लूजन आपके सामने होंगे। तो ये आसान तरीका है किसी चार्ज का, किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज के नेचर का पता लगाने का, कि उस पर किस प्रकार का आवेश है। ये हो गई क्या, बेसिक बातें, है ना। आवेश फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो अट्रैक्शन या रिपल्शन को बताती है ना। किसी ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन। दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, धनावेश और ऋणावेश। ओके, क्या अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है या प्लस चार्ज माइनस चार्ज बराबर है तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। सेम काइंड ऑफ चार्जेस रिपल टू ईच अदर, है ना। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं एंड अपोजिट क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। विपरीत प्रकृति एक दूसरे को आकर्षित करती है। डन, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगली क्या चीज है ना। चार्ज के बारे में ये तो बेसिक हो गया, बहुत ज्यादा बेसिक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या, यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर चार्ज। आवेश के पास जैसे कि बताया आपको, फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं आप, इसको भौतिक राशि भी बोल सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी है तो इसके पास यूनिट भी है, डायमेंशन भी है ना। इसके पास इकाई भी है और इसकी विमा भी होगी। अब आप जानते हैं यूनिट डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं या फिर उसको क्या किया जाता है, डेरिवेट किया जाता है ना। डायरेक्ट यूनिट हो तो डायरेक्ट बोल देंगे, अदरवाइज उसको डेरिवेट करेंगे एसआई वाले फॉर्म में, है ना। सो उसके लिए चाहिए होता है क्या, एक फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कहां से लाए, तो आपने एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा होगा आपकी प्रीवियस क्लास में। क्या पढ़ा होगा, विद्युत धारा के लिए क्या होता है, आवेश, सॉरी क्यों में मोमेंट, ओके नाउ कहां थे अपन, क्या चाहिए, यूनिट डायमेंशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, तो आपने विद्युत धारा का फॉर्मूला पढ़ा होगा, I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। मीन्स क्या, विद्युत धारा, करंट, किसको करंट बोला जाता है, विद्युत धारा किसको बोला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर। क्या,
आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। जहां Q फॉर क्या है? चार्ज, आवेश है, और T फॉर क्या है? T फॉर टाइम। तो समय के रिस्पेक्ट में किसी चीज को कैलकुलेट करना, किसी क्वांटिटी को कैलकुलेट करना, उसकी रेट को बताता है, उसकी दर को दर्शाता है। सो यहीं से फॉर्मूला मिल जाएगा क्या? इस T को इस I के पास पहुंचा दो, Q इक्वल टू I इंटू टी। क्या? I इंटू टी। I फॉर क्या है? करंट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, जो 7 स्टैंडर्ड यूनिट में आती है, 7 मूल राशियों के अंदर आती है। और इसका डायरेक्ट क्या होता है? मात्रक होता है, एसआई मात्रक, और डायरेक्ट डायमेंशन होती है। सो फॉर्मूला तो हो गया। एक और फॉर्मूला बनता है इसका, अगर क्या हो रहा होगा? करंट चेंज हो रहा होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। क्या? करंट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा होगा, तब यहां पर फॉर्मूला ऐसा आता है, I इक्वल टू चार्ज वेरी करते हैं डी बाई टी। आप जानते हैं अभी चार्ज का क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन हो रहा है। अगर इसको पलटा जाए तो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो यहां से नया फॉर्मूला बन जाएगा क्या? Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू डी टी। किसके रिस्पेक्ट में? T के रिस्पेक्ट में I का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन हो जाएगा। फिर अगर आपको यूनिट लगानी है तो यूनिट लगा देना। कौन सी? इनिशियल, इनिशियल टू फाइनल। यहाँ इनिशियल टाइम रख देना और यहाँ कौन सा टाइम रख देना? फाइनल, है ना? इनिशियल फाइनल वाला रख देना और उसको T के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर देना। उसका कम यूज होता है, आपके इसमें इतना ज्यादा नहीं है सिलेबस में। जस्ट इतना याद रखिए, Q इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी। चलिए क्या निकालते हैं? सबसे पहले इसकी SI यूनिट निकालते हैं। क्या? सबसे पहले इसकी SI यूनिट निकालते हैं। क्या होगी SI यूनिट? I के लिए क्या आता है? एम्पियर। आप जब 11th क्लास में पहला चैप्टर पढ़ते हो जिसमें यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ाया जाता है, इकाई और मापन पढ़ाया जाता है, उसमें आप पढ़ते हो SI यूनिट का टेबल, जिसमें 7 क्या होती है? भौतिक राशियां होती है, जिनको बोला जाता है मूल राशियां, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक है कौन? करंट, विद्युत धारा। क्या? विद्युत धारा। और उसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। और टाइम, आप जानते हैं टाइम, समय के लिए SI यूनिट कौन सी यूज होती है? सेकंड। तो एम्पियर इनटू सेकंड क्या हो जाएगी? इसकी SI यूनिट हो जाएगी। आप इस यूनिट को क्या बोल सकते हैं? MKS यूनिट भी बोल सकते हैं, है ना? मैट्रिक सिस्टम में भी क्या होती है? ये एम्पियर इनटू सेकंड। अब आप जानते हैं कि जब चार्ज इस पूरे चैप्टर में पढ़ा जाना है, उसके लिए बहुत सारे कैलकुलेशन होने हैं, तो इस बड़ी यूनिट को लेकर नहीं चल सकते। तो इस पर चार्ज पे क्या है? आगे चल के आप पढ़ोगे कूलाम का लॉ आता है ना? क्या आता है? कूलाम का नियम आता है। तो उनने इसके लिए एक शॉर्ट यूनिट बना दी। क्या? कि चार्ज की एक छोटी इकाई होगी जिसको बोलेंगे कूलाम, और वो कूलाम किसके बराबर होगा? एग्जैक्टली इसके बराबर होगा। मतलब उसकी एक और SI यूनिट हो गई क्या? कूलाम। ये अब ये कूलाम क्या है? तो कूलाम एग्जैक्टली बराबर होता है 1 एम्पियर इंटू सेकेंड के। किसके बराबर? 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। डन। 1 कूलाम इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। कौन सी यूनिट? SI यूनिट। अब SI यूनिट निकाली है तो फिर इसकी CGS यूनिट भी पता होनी चाहिए। तो लेट सी इसकी CGS यूनिट क्या है? CGS यूनिट। अब वैसे तो CGS यूनिट भी निकाल सकते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, बट आप जानते हैं एम्पियर के लिए CGS यूनिट है ही नहीं। एम्पियर की CGS यूनिट क्या निकालोगे? फिर सेकंड तो ठीक है, सेकंड CGS में सेकंड ही रहता है। तो इसके लिए जो यूज किया गया यूनिट को, उसको बोला गया क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट।
क्या बोला गया उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इन शॉर्ट आप तीनों वर्ड को निकाल लीजिए, ई, एस और यू को, तो इसको क्या बोल देते हैं, ई एस यू। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या बोला जाता है, ई एस यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये क्या हो गई, चार्ज की सीजीएस इकाई हो गई, सीजीएस यूनिट हो गई, ठीक है। क्या हो गया, ई एस यू। इसका एक और नाम आता है, क्या नाम है इसका एक और, जैसे यहां पर 2 यूनिट है वैसे यहां पर भी, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो गई जिसको बोल दिया ESU, एक होती है क्या, स्टैटिक कूलाम। क्या होती है, स्टैटिक कूलाम। 2 टाइप की यूनिट, ऊपर भी 2 है, एम्पियर इंटू सेकेंड, या फिर आप उसको शॉर्ट में बोल दीजिए क्या, कूलाम। सीजीएस पद्धति में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है ना, ESU, या फिर आप क्या बोल दीजिए, स्टैटिक कूलाम। अब जनरली होता क्या है कि ये जो SI यूनिट होती है इसका सीजीएस यूनिट से कहीं ना कहीं क्या होता है, रिलेशन होता है। तो आपको बताना पड़ेगा, जैसे आप 11th क्लास में पढ़ते हो क्या, जूल का अर्ग में रिलेशन होता है, या अर्ग का जूल से रिलेशन होता है, मीटर का सेंटीमीटर से होता है, केजी का ग्राम से होता है, न्यूटन का डायन से होता है। इसी प्रकार यहां पर भी कूलाम का स्टैटिक कूलाम से क्या होगा, रिलेशन होगा, एक वैल्यू आएगी जो आपको बतानी पड़ेगी। डन। तो क्या होता है वो रिलेशन, देखिए जरा ध्यान से। लेट कूलाम में बात करें तो मैं डायरेक्ट बोलता हूं कि एक कूलाम है, एक कूलाम और स्टैटिक कूलाम का रिलेशन, या फिर आप बोल सकते हैं एम्पियर सेकंड को डायरेक्ट, क्योंकि देखो कूलाम किसके इक्विवेलेंट है, एम्पियर सेकंड के, और एम्पियर सेकंड को किसके साथ रिलेट कर सकते हैं आप, स्टैटिक कूलाम के साथ या ESU के साथ रिलेट कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, 1 कूलाम इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ स्टैटिक कूलाम। ये रहा रिलेशन, एक कूलाम इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ स्टैटिक कूलाम। आसान है ना, बिल्कुल इजी। चलिए 1 कूलाम इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ स्टैटिक कूलाम। या आप जानते हैं स्टैटिक कूलाम किसके इक्विवेलेंट है, ESU के इक्विवेलेंट है। तो आप एक चीज और बोल सकते हैं, 1 कूलाम इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ क्या, ESU, मतलब ESU इक्वल टू स्टैटिक कूलाम। ये दोनों बराबर है, जैसे ये दोनों बराबर है, कूलाम एम्पियर इंटू सेकंड बराबर है, सेम टू सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और स्टैटिक कूलाम दोनों भी क्या है, बराबर है। ओके क्या, तो अगर आपसे ऐसा ही यूनिट पूछ रहा होगा तो आप कूलाम बताइए, एम्पियर इंटू सेकंड बताइए। अगर आपसे सीजीएस पूछ रहा है तो आप या तो ESU बोल दीजिए या फिर क्या बोल दीजिए, स्टैटिक कूलाम बोल दीजिए। डन। इसके अलावा एक और यूनिट होती है इसकी, कौन सी, इसके अलावा एक और यूनिट होती है जिसको बोला जाता है क्या, एब कूलाम। क्या बोला जाता है, एब कूलाम। जी हाँ, एब कूलाम क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है, किसकी, चार्ज की, आवेश की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। कौन सी यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय इकाई क्या है, एब कूलाम। अब एब कूलाम का रिलेशन क्या होता है, तो समझिए एब कूलाम का रिलेशन क्या है, वो भी बहुत आसान है, एग्जैक्टली ऐसे ही दिखेगा आपको। एक कूलाम इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/10 एब कूलाम। इस तरीके से क्या आ जाएगा, 1/10 एब कूलाम।
तो ये यूनिट हो गई। खास करके कुलाम एंड स्टैटिक कुलाम याद रखिए, ESU भी उसी के इक्वल होता है। बाकी एब कुलाम आपको यूज करना है तो ओके, नहीं तो फिर कोई इशू नहीं, उस पर उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। बट स्टैटिक कुलाम और कुलाम आपको पता होना चाहिए। मीन्स अगर जैसे मैं बोलूं आपको, एक रिलेशन में आपको लिख कर दे रहा हूं कि एक कुलाम इक्वल टू कितना हो रहा है, 3 इंटू 10⁹ स्टैटिक कुलाम हो रहा है। नाउ आपसे पूछा जाए 1 स्टैटिक कुलाम इक्वल टू क्या होता है, या एक स्थैतिक कुलाम में कितने कुलाम होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। फिर आप क्या करोगे, इस वैल्यू को पलट दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 10⁻⁻⁹। तो ये वाली चीज आपको आना चाहिए, ये तो बेसिक होता है मैथ्स का थोड़ा सा, कि स्टैटिक कुलाम से स्टैटिक कुलाम इतना होता है, तो स्टैटिक कुलाम में ये वाली वैल्यू को 1 के डिवाइड में पहुंचा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 1/3, और 10 को ऊपर ले जाना है, ऊपर ले जा दीजिए। बिल्कुल आसान है। तो इस प्रकार से आप क्या याद रख सकते हैं, जो चार्ज है इसकी यूनिट याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं किसकी, डायमेंशनल फॉर्मूले की। देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है इसका। डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए आपको पता होना चाहिए क्या उसका फॉर्मूला या यूनिट। तो फॉर्मूला होता है क्या, I करंट इनटू टाइम। डन। नाउ यहां से यूनिट निकाली थी अपन ने, कुलाम किसके बराबर आ गया था, एम्पियर इनटू सेकंड के बराबर आ गया था। अब किसकी बारी है, ये हो गई थी इसकी SI यूनिट। अब बारी है किसकी, डायमेंशन की। देखते हैं डायमेंशंस क्या आती है, उसकी विमाएं क्या आती है। क्या एम्पियर के लिए क्या यूज किया जाता है, डायमेंशन को बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। एम्पियर के लिए कैपिटल A और टाइम के लिए क्या होता है T। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, या विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, A इंटू T। अगर आपको पूरा लिखना है M के साथ में, L के साथ में, तो जो नहीं है उसको 0 कर दो, M नहीं है तो M 0, L नहीं है तो L 0। फिर किसकी बारी है, T, और T के बाद कौन है, A। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ऊपर वाला लिखो या नीचे वाला, अब ऑप्शन में जो गिवन है उसके हिसाब से। सम टाइम क्या होता है, A की जगह I भी लिखा होता है, A की जगह I भी लिखा होता है, तो IT बोले या AT बोले, आप जानते हैं I भी करंट के लिए यूज करेगा और A को भी करंट के लिए ही यूज करेगा, है ना। बट जनरली उसको A से डिनोट करते हैं, इसलिए AT मोर प्रेफर किया जाता है। डन। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं चार्ज के बारे में कुछ और बातें। इंपॉर्टेंट बातें ही नहीं, इंपॉर्टेंट, काफी काम का पॉइंट है ये। क्या है, आवेश विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है। जी हाँ, चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और क्या, विद्युत चुंबकीय विकिरण, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इन तीनों को प्रोड्यूस कर सकता है। कैसे, तो समझते हैं आराम से, है ना। देखिए, अगर कोई चार्ज किस कंडीशन में होता है, रेस्ट कंडीशन में होता है, विराम अवस्था में होता है। कैसी कंडीशन में होता है, रेस्ट कंडीशन में होता है, विराम अवस्था में होता है। ध्यान से समझिए, E मतलब क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज। कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और आप जानते हैं प्रोटॉन को तो पहले ही स्टेबल कर चुके हैं, कहां, न्यूक्लियस के अंदर। तो मूव कौन करेगा या चलेगा कौन, बाहर। जितना भी सारी प्रोसेस होगी चार्ज से रिलेटेड, कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज, है ना। वैसे समझिए, चार्ज अलग होता है और इलेक्ट्रॉन अलग है।
इलेक्ट्रॉन क्या है? एक सब पार्टिकल है, इसको बोलते हैं चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चार्ज कैरियर होता है, आवेश वाहक, जो चार्ज को लेकर चलता है। क्या करता है? चार्ज को कैरी करके चलता है। समझे क्या? इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक है जो आवेश को लेकर चलता है। जैसे आप बोल सकते हैं आवेश सवारी कर रहा है। क्या? किसकी सवारी कर रहा है? इलेक्ट्रॉन की, सिंपल भाषा में। नाउ मान लीजिए इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, वो चल नहीं रहा है, एक जगह पर रुका हुआ है, रेस्ट है ना, घूम फिर नहीं रहा है, एक जगह रख दिया गया है, तो वो अपने पास सिर्फ एक ही क्षेत्र बनाता है और वो कहलाता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। सिर्फ और सिर्फ क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है, बस। इसके आसपास क्या हो जाएगी? एक फील्ड बन जाएगी, और वो कौन सी फील्ड होगी? वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा? विद्युत क्षेत्र बनाता है। एक आवेश विराम अवस्था में किसका निर्माण करता है? सिर्फ विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। वहीं उस आवेश को क्या कर दो? गति दे दो, उस आवेश को चला दो, है ना, गतिशील अवस्था में ले आओ, चलने लगेगा आवेश, मतलब कौन सी कंडीशन में आ जाएगा? मूविंग कंडीशन में आ जाएगा। ये वाला केस भी कौन सा है? मूविंग कंडीशन का। दोनों केस में समझते हैं जब आवेश चलने लगेगा तो। अब चलने लगा तो दो कंडीशन और बन सकती है। क्या बन सकती है? कि एक तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चले, कि एक नियत वेग के साथ चला जा रहा है, या फिर क्या करे, वो कभी स्पीड कम, कभी स्पीड ज्यादा, कभी स्पीड कम, कभी स्पीड ज्यादा, इस प्रकार से चलने लगे। मींस मूविंग कंडीशन में दोनों हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। बस फर्क इतना है, अंतर इतना है कि इसकी जो गति है वो कैसी है? नियत है, मतलब कांस्टेंट है, जबकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसकी गति नियत नहीं है। क्या है? परिवर्ती है। क्या है? परिवर्ती गति है। जिसको बोलते हैं क्या? वेरिएबल मोशन। ठीक है, इसके पास मोशन तो है, बट कैसा मोशन है? कांस्टेंट वाला है। और इसके पास कैसा मोशन है? वेरिएबल मोशन है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट मोशन के साथ कैसा? एक नियत वेग के साथ गति करे तो वो क्या बनाता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का निर्माण करता है। मतलब विद्युत क्षेत्र भी बनाएगा और क्या बनाएगा? चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा। दोनों, विद्युत क्षेत्र का भी निर्माण करेगा और चुंबकीय क्षेत्र का भी निर्माण करेगा। बट अगर वो क्या? परिवर्ती गति के साथ चल रहा है, उसकी जो मोशन है वो वेरिएबल है, बहुत बदल रहे, कभी बहुत स्लो, कभी बहुत फास्ट, उसकी गति चेंज हो रही, तब वो किसको प्रोड्यूस करेगा? तब वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। किसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, या वेव भी बोल सकते हैं आप इनको। विद्युत चुंबकीय तरंगों या विकिरणों का निर्माण करेगा। क्या बनाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों या विकिरणों का निर्माण करेगा। तो ये एक जो छोटा सा पॉइंट है, इस पर कम से कम प्रीवियस ईयर में 2 से 3 बार क्वेश्चन बन चुके हैं। खास करके पीएनएसटी नीट के एग्जाम में पूछा गया है क्या? कि एक गतिशील आवेश क्या क्या बना सकता है। तो एक गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है। अगर उसकी गति नियत है तो वो दोनों को बना रहा है ना। वेरिएबल है तो भी आप जानते हैं इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दोनों नाम आ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में वाइब्रेट कर रहा है।
और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर के बीच में वाइब्रेशन होने से ही तो क्या मिलेगा आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलेगी, है ना। तो मूविंग कंडीशन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है, जबकि चार्ज रेस्ट में हो तो वो क्या बनाता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करता है। आई बात समझ में? जी हाँ, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि पॉइंट चार्ज जो होता है वो आगे किस तरीके से बिहेव करता है। उसके पहले एक कैलकुलेशन, जी हाँ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से स्टार्ट होते हैं क्या, न्यूमेरिकल्स। क्या है टॉपिक का नाम, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का या आवेश का क्वांटीकरण। क्या होता है क्वांटाइजेशन, क्वांटीकरण क्या होता है? तो क्वांटाइजेशन से आपको पता चलेगा कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी मैग्नीट्यूड का चार्ज प्रेजेंट है, क्या किसी वस्तु के ऊपर कितने परिमाण का आवेश उपस्थित है, क्या उस पर, जैसे आप आवेश चार्ज कंपेयर करते हो तो हाउ टू कंपेयर, कैसे कंपेयर किया जाएगा, एक ऑब्जेक्ट पर इतना है दूसरे ऑब्जेक्ट पर इतना है, तो इसको रिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। क्यों इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट किया जाता है, ये भी क्वेश्चन होता है ना, क्यों इलेक्ट्रॉन से ही कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रोटॉन क्यों नहीं, कोई अदर और कोई क्यों नहीं। सो क्या बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो सबसे मिनिमम चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है, उससे कम आवेश उपस्थित हो ही नहीं सकता है, मिनिमम पॉसिबल चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का है। तो जो भी होगा वो क्या होगा, उसी का इंटीजर मल्टीपल होगा। हाँ, हो सकता है उससे दुगना चार्ज हो सकता है उससे 3 गुना चार्ज हो सकता है उससे 100 गुना चार्ज हो सकता है इलेक्ट्रॉन से 200 गुना चार्ज हो, पर जो भी होगा उसी के गुने में होगा, मतलब उसी का मल्टीपल होगा, इंटीजर मल्टीपल, है ना, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, कंप्लीट आना चाहिए। समझे क्या इस बात को, कि आधा आवेश पॉसिबल नहीं है, पूरा आवेश होना चाहिए, कि हाफ वाला केस नहीं आना चाहिए, भिन्न फ्रैक्शन जैसी कोई चीज नहीं आनी चाहिए। तो यही कुछ बताता है क्या, यही जो डिस्कस कर रहे थे सारा किससे पता चलता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इन शॉर्ट में बोलूं तो किसी ऑब्जेक्ट पर क्या आवेश की गणना करना, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज कि कितना चार्ज उपस्थित है, उसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। क्या बताता है, किसी ऑब्जेक्ट पर प्रेजेंट टोटल चार्ज। कैसे निकालेंगे ऑब्जेक्ट पर प्रेजेंट टोटल चार्ज, है ना, उपस्थित कुल आवेश को बताता है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, देखिए Q मतलब क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज इक्वल टू क्या आ जाएगा, N इंटू, देखिए N मतलब क्या, एक इंटीजर नंबर होगा, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि किसी ऑब्जेक्ट पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो चार्ज कैसा हो जाएगा, डबल। हो सकता है वहां 10 है तो चार्ज कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स। हो सकता है वहां 50 हो तो कितना हो जाएगा, 50 टाइम्स। तो वो जो 2 10 50 आ रहा है, दैट वन इज कॉल्ड N। N इज द इंटीजर नंबर। डन। इनटू क्या करेंगे, E क्या है, E को समझिए, E इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश तो ये होता है माइनस, कितना, माइनस, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, तो माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये किसकी वैल्यू हो गई, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू हो गई। तो Ne, अब Ne तो मैं लिख रहा हूं, ये मिनिमम पॉसिबल है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं,
ये ऐसा चार्ज है जिससे कम चार्ज नेचर में अवेलेबल है ही नहीं। अभी तक जो देखा गया न्यूनतम आवेश है वो कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कौन सा वाला? माइनस का। प्लस के तो बहुत है क्योंकि प्लस मतलब इससे बड़ा, बट माइनस मतलब तो यही हुआ ना। डन। ओके, अब मैं बोल रहा हूं कि किसी ऑब्जेक्ट पर हो सकता है प्लस चार्ज भी आ रहा होगा, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? इस फॉर्मूले के सामने प्लस और माइनस लगाना पड़ेगा। जैसे वो बोलेगा उस साइन को आप यूज करोगे। अगर वो बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज है तो हाँ, उस पर टोटल चार्ज भी क्या आएगा? प्लस। अगर वो बोल रहा है ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज है तो उस पर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। दैट इज ओके, है ना? टाइम के साथ आपको वो चीजें आ जाएगी। तो ये रहा फॉर्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, जिसमें आप सीखोगे क्या कि आवेश का क्वांटीकरण कैसे होता है, किसी वस्तु पर कितना आवेश उपस्थित है, प्रेजेंट है, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या लिखा है? Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। प्लस और माइनस समझा दिया है। प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा तो प्लस ले लेना, और नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा तो माइनस ले लेना, आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसी के इक्विवेलेंट अगर प्रोटॉन आपके पास आ रही है तो इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है। लेट मान लीजिए वो क्या बोल रहा है कि प्रोटॉन प्लस चार्ज है, तो प्रोटॉन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होंगे, तो प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो चार्ज दोनों पर सेम है, बस याद क्या रखना है कि अपोजिट नेचर का होता है। इलेक्ट्रॉन माइनस होता है और प्रोटॉन क्या कैरी करता है? प्लस चार्ज कैरी करता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। तो ऐसा सब पार्टिकल जो प्लस चार्ज कैरी कर रहा है प्रोटॉन, ऐसा सब पार्टिकल जो माइनस चार्ज कैरी कर रहा है इलेक्ट्रॉन। डन। उसके हिसाब से अब आप इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रख दोगे और कर लोगे। n क्या होता है? n इज द इंटीजर मल्टीपल। क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, है ना? 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है वो। बस क्या याद रखना है आपको? कंप्लीट इंटीजर होता है। डन। जी हाँ। अब इसके बाद एक चीज और आती है कि जैसे मैंने यहां रख दिया कितना 1, फॉर एग्जाम्पल क्यों निकाल रहा हूं मैं टोटल, और मैंने यहां क्या रख दिया? छोड़ो, 1 तो रखोगे तो ई आ जाएगा। मैं रखता हूं क्या 2, तो मैंने रखा यहां पे 2, तो प्लस माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा? ई। तो इलेक्ट्रॉन का डबल हो जाएगा, मतलब किसका मल्टीपल हुआ? इलेक्ट्रॉन का ही तो हुआ। अगर मैं यहां 3 रख देता हूं, 3 रख देता हूं, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। तो ये पॉसिबल वैल्यू है, ये चार्ज आ सकते हैं। बट अगर आप ऐसे बोलो कि हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दीजिए, हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ इट इज पॉसिबल? हो ही नहीं सकता पॉसिबल, फ्रैक्शन नहीं बन सकता ना। तो ये वाला चार्ज क्या होता है? पॉसिबल नहीं होता है, नॉट पॉसिबल। फ्रैक्शन में चार्ज पॉसिबल नहीं होता है, उसको कंप्लीट नंबर देना पड़ेगा। आप सोचिए आधा इलेक्ट्रॉन चार्ज कहां से होगा अवेलेबल, जबकि मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस। अब आप उसको यहां रखोगे तो कितना आ जाएगा? 1.6 का आधा करोगे तो 0.8 आ जाएगा। आप बताइए 0.8 हाउ इट इज पॉसिबल? नहीं। कितना न्यूनतम मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस। इससे और कम नहीं कर सकते आप, है ना? सो ये केस है इसका। अब आप समझिए इसको, कब चार्ज पॉसिबल होगा, कौन सा चार्ज पॉसिबल है, कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है, इसका भी क्वेश्चन आता है ना? क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं होता है, वो कितना आसान पूछ ले या कितना टफ पूछ ले, तो एटलीस्ट इजी क्वेश्चन के लिए तो आप रेडी रहे, तब तो आप बड़े क्वेश्चन कर पाओगे, है ना? तो याद रखिएगा कंप्लीट नंबर होना चाहिए, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, ऐसा रहा तो ओके है, चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। वो इसका मल्टीपल ही होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होना चाहिए। सीधी भाषा आपको समझ में आती है तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 10 गुना 50 गुना 100 गुना ऐसा होना चाहिए, है ना? ये 1.5 आधा 2.5 ऐसे नहीं चलेगा। डन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना। बाकी पहले थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसको। नेक्स्ट थिंग इज आवेशन की विधियां, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। जी हाँ, कि चार्ज को आप प्रोड्यूस कैसे कर रहे हो, चार्ज को बनाया कैसे जाता है, उसके लिए कुछ मेथड्स है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक पेन है, ये वाला है ना, इस पेन पर मुझे चार्ज क्रिएट करना है। लेट ये इंसुलेटर है, क्या है ये, इंसुलेटर ऑब्जेक्ट है, कुचालक है, इसके पास चार्ज नहीं था। अब इस पर मुझे चार्ज प्रोड्यूस करना है, क्या लाना है, इस पर चार्ज लाना है। तो क्या करते हैं, आपने बचपन में सबसे छोटे इसका लेवल का जो प्रैक्टिकल होता है स्कूल में, उसमें क्या बोला जाता है कि जो पेन है या कंघी जो आप करते हैं, वो कंघी है ना, पेन या कंघी को क्या कीजिए, बालों से रगड़िए, है ना, और रगड़ने के बाद छोटे छोटे कागज के क्या रख लीजिए, टुकड़े रख लीजिए, पीस ऑफ पेपर रख लीजिए छोटे छोटे, और जैसे ही आप इसको रगड़ रहे वैसे उसको कागज के पास ले जाइए। क्या होगा, ये जो पेन जिसको आपने क्या बालों से रगड़ा है, इसमें एक चार्ज क्रिएट हो गया है, और वो चार्ज क्या कर रहा है, उन पेपर को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। सो पहले तो नहीं खींच रहा था, सिंपली मैं लेके जाऊं तो सिंपली नहीं खींचेगा, बट आपने क्या किया है, इसमें इसको रगड़ा है, रगड़ा है इट मींस फ्रिक्शन किया है। तो ये जो मेथड होती है बहुत कॉमन मेथड है। आप जानते हैं जब चार्ज पर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे तो वो सारे एक्सपेरिमेंट मैक्सिमम सारे किस पर बेस्ड थे, फ्रिक्शन वाली मेथड पर बेस्ड थे। तो आपको किसी ऑब्जेक्ट को क्या करना है, आवेशित करना है, किसी वस्तु को आवेशित करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे इजी मेथड जो उस पर चार्ज ला सकती है कौन सी है, फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा। जैसे आप जानते हैं एक्सपेरिमेंट क्या था, कांच की छड़ को किस पर, कांच की छड़ को किस पर रगड़ा गया था, रेशम के कपड़े पर, है ना, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा गया था। क्या हुआ कि पहले रेशम पर कोई चार्ज नहीं था और ना ही कोई चार्ज ग्लास पर था, पर जैसे ही इनको रब किया जाता है, क्या किया जाता है, इनको रब किया जाता है, लेट की ये क्या है, आपके पास रेशम का कपड़ा है और एक क्या ले लेते हैं, रॉड ले लेते हैं, उस रॉड को क्या किया जाएगा, इस पर लेट की ये क्या है, रॉड है, तो इस रॉड को क्या किया जा रहा है, इस रेशम के कपड़े पर रगड़ा जा रहा है ना, दिस वन इज द रेशम का कपड़ा, इस पर क्या कर रहे हैं, इसको रगड़ रहे रॉड को। तो जैसे ही इसको रब किया जाएगा, क्या किया जाएगा, रब किया जाएगा, उस केस में इन दोनों के आसपास में क्या होगा, इन दोनों के जो चार्ज होंगे, आवेश, वो इंटरचेंज हो जाएंगे। कैसे, देखिए इंटरचेंज मतलब कि एक्सचेंज होते हैं ना, इंटरचेंज भी नहीं बोलना चाहिए कि इधर से उधर चला जाएगा। क्या होता है इस प्रोसेस में, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसमें चले जाते हैं, कांच से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसमें चले जाते हैं, रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। जैसे ही कांच से क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, और किसकी तरफ जा रहे हैं, रेशम के कपड़े की तरफ। स्टार्ट में आपको बताया था इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब पहले तो न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था, है ना, ना प्लस ना माइनस। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां जा रहे हैं, कपड़े में जा रहे हैं, रेशम के कपड़े में। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। जी हाँ, कांच पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। क्यों, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर किस में जा रहे हैं, रेशम के कपड़े में। अब ये जो रेशम का कपड़ा है, इसके पास पहले कौन सा केस था कि ये न्यूट्रल था, पर यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं उन इलेक्ट्रॉनों ने रेशम के कपड़े पर पहुंचकर क्या कर दिया है, माइनस चार्ज क्रिएट कर दिया है। तो इस रेशम के कपड़े पर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, माइनस चार्ज क्रिएट हो जाएगा। जबकि ग्लास की जो रॉड है
उस रॉड पर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। जबकि इनिशियल केस में जब तक इनको रब नहीं किया गया था, रगड़ा नहीं गया था, उस केस तक के इन पर कोई आवेश नहीं था। बट जैसे ही कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, दोनों पर आवेश आ गए। अब इस पर क्वेश्चन क्या आता है, सिंपल डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि जब कांच की रॉड है ना, ग्लास की रॉड को किस पर, सिल्क के कपड़े पर, रेशम के कपड़े पर क्या करेंगे, रब करेंगे, तो उस केस में क्या होगा आपको बताना होगा। 4 ऑप्शन होंगे, स्टेटमेंट लाइक स्टेटमेंट्स, है ना। तो क्या होगा, क्या करेक्ट आंसर होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है कहां से निकलता है, कांच से, किस में चला जाता है, रेशम में। अब याद रखोगे कि कांच से निकल रहा है तो कांच पॉजिटिव, किस में जा रहा है, रेशम, तो रेशम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए। जब किसी ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या बोलते हैं उस पर, कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज आ जाता है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के सर पे कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज, ज्यादा है तो माइनस चार्ज ज्यादा दिखेगा। यहां इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो माइनस चार्ज जा चुका है, माइनस चला गया तो कौन बचा है, प्लस। आसान है ना। एक और एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें क्या था, दूसरी रॉड ली गई थी, आप उसको प्लास्टिक के रॉड से भी कंपेयर कर सकते हैं ना, प्लास्टिक रॉड वाला भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। एबोनाइट की छड़ थी, किसकी छड़ थी, एबोनाइट की छड़ थी, समझिए जरा, एबोनाइट की रॉड थी, इसको किस पर, ऊन के कपड़े पर रगड़ा गया था। अभी देखो रॉड का भी नेचर चेंज हो गया और कपड़े का भी नेचर चेंज हो गया। यहां रेशम का कपड़ा था, यहां पर क्या है, ऊन का कपड़ा है। रॉड कौन सी है, एबोनाइट की रॉड है। अब जैसे ही इनको रगड़ा गया, क्या, लेट कि आपके पास कपड़ा है ना, ये ऊन का कपड़ा है, और इस पर क्या करें अपन, एक रॉड बना लेते हैं, एबोनाइट की रॉड तो बना हुआ है। लेट कि एबोनाइट की रॉड किस पर, ऊन के कपड़े पर क्या की जा रही है, रगड़ी जा रही है। इस केस में क्या होता है, इस केस में ये जो ऊन का कपड़ा है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर किसकी तरफ आ जाते हैं, रॉड की तरफ आ जाते हैं, है ना। क्या होता है इस प्रोसेस में या इस एक्सपेरिमेंट में, क्या देखा गया कि ऊन से इलेक्ट्रॉन निकलकर किस में आ गए, रॉड में आ गए। क्या, ऊन से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां आ गए, रॉड में। जबकि ऊपर वाले केस में क्या हो रहा है, रॉड से कपड़े में जा रहे थे, क्योंकि कांच की रॉड थी, रेशम का कपड़ा। यहाँ रॉड भी चेंज है और कपड़ा भी चेंज है, तो वो डिपेंड करता है किसके इलेक्ट्रॉन पहले प्रोड्यूस हो रहे हैं, किसके इलेक्ट्रॉन पहले इमिट हो रहे, बाहर निकल रहे। नाउ ऊन से इलेक्ट्रॉन निकले और किसकी तरफ आ गए, एबोनाइट की छड़ की तरफ आ गए। तो ऊन से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इस पर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज बचा। ऊन के कपड़े पर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज बचा। जबकि एबोनाइट के पास क्या आ गए हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इस पर क्या चढ़ गया, माइनस चार्ज। मतलब एबोनाइट की जो रॉड है वो कैसी हो गई, नेगेटिव, जबकि ऊन का कपड़ा कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो आप स्टेटमेंट में क्या याद रखोगे कि ऊन के कपड़े से निकलकर किस में जाता है, एबोनाइट में जा रहा है, इसलिए एबोनाइट नेगेटिव, जिसमें से निकला वो पॉजिटिव। ऊपर वाले में कांच कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, रेशम के कपड़े में, इसीलिए रेशम का कपड़ा, सिल्क का कपड़ा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, इलेक्ट्रॉन आए तो नेगेटिव चार्ज मतलब ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है क्या, ये दो चीजें आप याद रखिए, इन्हीं पर क्वेश्चन आते हैं ना। यहाँ ऊन हो सकता है या फर बोलते हैं, वो फर, एक और वर्ड भी यूज होता है, ऊन की जगह फर बोलते हैं। फर मतलब क्या होता है, जैसे वो एक कपड़ा होता है, या आप उसको बोल सकते हैं बिल्ली की खाल जो होती है उसी के जैसा होता है, एग्जैक्टली, है ना। तो बहुत ज्यादा अंतर आएगा नहीं ऊन में और बिल्ली की खाल के कपड़े में, है ना, सेम सेम रहेंगे। सो ये दो एग्जाम्पल आप याद रखिए, इससे ज्यादा आपको फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, ज्यादा डीप में ना जाए, जितना सिलेबस में है सिर्फ उतना कवर करें, है ना। नाउ
ये तो नॉर्मल फ्रिक्शन के थ्रू बता दिया। अब ये सारी चीजें आप इतना कलेक्शन नहीं कर सकते, ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट आपसे नहीं हो रहे, तो सिंपल फ्रिक्शन वाला, वो पेन वाला सबने किया है क्या कि पेन को या कंघी को बालों में क्या करिए, रगड़िए, सूखे बालों में रगड़िए और उसके बाद कागज के छोटे छोटे पीस ले लीजिए। पहले अट्रैक्शन नहीं था, बट जैसे ही आप रगड़ते हो और फिर कागज की पीस के पास ले जाते हो, वहां पर क्या आ जाएगा, कागज उस पेन की तरफ या कंघी की तरफ क्या होने लगेंगे, अट्रैक्ट होने लगेंगे, जिससे पता चलता है क्या कि उस कंघी के ऊपर क्या आ गया है, अट्रैक्शन आ गया है, मतलब चार्ज क्रिएट हो गया है। अभी पढ़ा, आवेश होगा तो या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन का केस आएगा। डन? जी हाँ, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें जो चार्ज के बारे में है। एक मेथड, अभी तो सॉरी एक ही मेथड बताइए आपको कि एक मेथड चार्ज बनाने की, किसी वस्तु पर आवेश क्या करना है, उत्पन्न करना है, तो उसको क्या कर दीजिए आप, रब कर दीजिए, फ्रिक्शन करा दीजिए। सेकंड थिंग, और कोई है क्या ऑप्शन? हाँ, सेकंड मेथड भी होती है। सेकंड मेथड कहलाती है क्या, स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा। किसके द्वारा? स्थिर वैद्युत प्रेरण, इसको बोलते हैं क्या, स्टैटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोल दूं मैं सीधा, सॉरी। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, किसके द्वारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब ये इंडक्शन वाली प्रोसेस समझिए, प्रेरण बहुत काम की चीज होती है, जैसे आप नॉर्मल टर्म में भी यूज करते हैं इसको, है ना, प्रेरण, इंडक्टिव। तो इंडक्टेंस वाला केस क्या है या इंडक्शन वाला केस क्या है, सिंपल समझिएगा इसको, है ना। एक ऑब्जेक्ट है जिस पर चार्ज अवेलेबल है, तो एक आवेशित वस्तु ले लेंगे हम, चार्ज ऑब्जेक्ट, है ना, एक आवेशित वस्तु ले ली है और एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है जिस पर कोई क्या, जिस पर कोई भी आवेश नहीं है। तो ये अपना नॉर्मल ऑब्जेक्ट है जिस पर क्या करना है अपन को, आवेश उत्पन्न करना है। ये ऐसी वस्तु है जिस पर क्या करना है, आवेश उत्पन्न करना है, क्या बनाना है, चार्ज बनाना है। तो इस पर क्या करेंगे, एक चार्ज ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे। जैसे लेट मान लो कि इस पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। इस जो दूसरी चीज को लेकर आ रहे हैं अपन, इस पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, पूरा पूरा प्लस चार्ज। धनावेशित वस्तु को मैंने इसके पास ले आया, क्यों? क्योंकि मुझे इस पर चार्ज बनाना है। वही तो पढ़ रहे हैं आवेशन की विधियां कि आवेश कैसे बनाया जाता है किसी वस्तु के ऊपर। तो मैं जैसे ही इसके पास क्या ले आऊंगा, प्लस चार्ज वाले ऑब्जेक्ट को ले आऊंगा, क्या होगा, इस वस्तु के अंदर, है ना, ऑब्जेक्ट के ऊपर या अंदर अपने आप क्या होगा, आवेश क्या होने लगेंगे, इकट्ठा होने लगेंगे। यहां से प्लस चार्ज आ रहा है तो प्लस चार्ज की साइड कौन से चार्ज जमा होने लगेंगे, माइनस चार्ज। इस तरफ कौन से चार्ज जमा होने लगेंगे, माइनस चार्ज जमा होने लगेंगे। और इस तरफ कौन से चार्ज, प्लस चार्ज जमा होने लगेंगे। कैसे? तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से। प्लस चार्ज लेके आए तो प्लस चार्ज को क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट के दूर कर दिया, कहीं ना कहीं इंटरनल रिपल्शन हुआ है। और इधर माइनस चार्ज को क्या कर रहा है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो माइनस चार्ज उस प्लस की तरफ, और उसके ही सेम नेचर वाले चार्ज कहां हो जाएंगे, विपरीत तरफ आ जाएंगे। इस प्रकार पहले ऑब्जेक्ट न्यूट्रल था, पर अब वो किसके जैसा बन जाएगा, डाइपोल के जैसा बन जाएगा, द्विध्रुव के जैसा बन जाएगा। और उसके एक स्पेसिफिक रीजन में एक चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, इस तरफ नेगेटिव चार्ज और इस तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा। आप संपर्क में रख रहे हो, कांटेक्ट में, देखो है ना, टच नहीं करा है आपने, उसके समीप रखा है। इस वस्तु जिस पर कोई आवेश नहीं था, उसके समीप एक चार्ज को लाकर रख दो। वो चार्ज या चार्जेबल ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जो
उदासीन या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है उसमें से चार्ज को अपने नेचर वाले को रिपल कर देगा, दूर कर देगा, और अपोजिट वाले को अपने पास ले आएगा। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ध्रुवीकरण हो रहा है। किसका? आवेशों का। माइनस चार्ज एक तरफ जमा हो रहे, प्लस चार्ज दूसरी तरफ जमा हो रहे। डन क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड कंडीशन लिखी है चालन द्वारा बाय कंडक्शन, बाय कंडक्शन। किसके द्वारा? चालन के द्वारा। अब चालन के द्वारा क्या होता है? तो लेट सी हियर इज द सिंपल एग्जांपल। क्या ले सकते हैं अपन? हाँ, लेट कि मान लो मेरे पास क्या है, एक मेटल है ना, जिसका गोला है, और एक दूसरा गोला है जो कैसा है? चार्ज है। इन दोनों को क्या करा दूंगा मैं? कांटेक्ट करा दूंगा। दोनों को क्या करा दूंगा? कांटेक्ट करा दूंगा, चिपका दूंगा। मतलब कांटेक्ट, कंडक्शन क्या होता है? चालन किसके द्वारा होता है? जब दो वस्तुओं का सीधा संपर्क होता है, दोनों वस्तुओं के बीच में कोई गैप नहीं, कोई स्पेस नहीं, दोनों का क्या होना चाहिए? सीधा संपर्क होना चाहिए। तो एक आवेशित वस्तु को दूसरी वस्तु से जैसे ही जोड़ा जाएगा, उस दूसरे ऑब्जेक्ट में अपने आप आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इसको बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये पहला चार्ज ऑब्जेक्ट अपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। किसको? दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को, जिसके संपर्क में आया है उसको। क्लियर क्या? ये आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे इस चीज को, कंडक्शन को। 11th क्लास में टेम्परेचर हीट वाला जो चैप्टर होता है उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है कंडक्शन। कंडक्शन मतलब वहां टेम्परेचर के टर्म में बताया जाता है कि आप एक हॉट बॉडी को एक कोल्ड बॉडी से क्या कर दीजिए? कांटेक्ट करा दीजिए। हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी का कांटेक्ट होगा तो कुछ समय बाद क्या मिलेगा? कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया है। क्यों? क्योंकि हॉट बॉडी ने अपना टेम्परेचर कोल्ड को दे दिया है। सेम थिंग, एक के पास चार्ज है और एक के पास चार्ज नहीं है, तो ये चार्ज वाला क्या करेगा? अपना चार्ज किसी दूसरे गोले को दे देगा, और दोनों पर क्या हो जाएगा? सेम चार्ज हो जाएगा। दोनों पर सेम चार्ज हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज दोनों पर सेम हो जाएगा, समान रूप से आवेश वितरित हो जाएगा दोनों पर। डन। तो ये तीन प्रोसेस थी, घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा और चालन द्वारा, है ना। रब करके, फ्रिक्शन करके ला सकते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है प्रेरण, कि उस ऑब्जेक्ट के पास कोई चार्ज रख दो तो भी हो जाएगा, डायपोल बनने का केस आ जाएगा। नाउ थर्ड क्या होता है? कंडक्शन। कंडक्शन में क्या हो जाता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाता है। मींस अगर सीधी भाषा में बोले तो दोनों संपर्क में आते हैं, जिसके पास ज्यादा चार्ज होगा वो दूसरे वाले को क्या दे देगा? आवेश दे देगा। ये है आवेशन की कुछ विधियां, है ना। तो काफी कुछ पढ़ चुके चैप्टर में चार्ज के बारे में। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग है। सो नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला कि क्या करना है आपको? आवेश को, चार्ज को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। अब उस आवेश का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस प्रकार से होता है? तो वो दो प्रकार से होता है। एक होता है असतत और दूसरा होता है क्या? सतत। असतत मतलब क्या? जो नॉन कंटिन्यूअस है। कैसा है? नॉन कंटिन्यूअस है। और सतत मतलब जो कंटिन्यूअस है, रेगुलर है, एक पैटर्न में है ना। इसमें क्या होता है? असतत आवेश वितरण। इसमें बोला जाता है कि आवेश कहीं पर भी उपस्थित हो जाता है, कहीं ज्यादा कहीं कम, ऐसा। मतलब उसको असमान भी नहीं बोल सकते आप, है ना। यूनिफॉर्मली समान तो अलग होता है, असमान भी नहीं बोल सकते कि वेरिएबल टाइप से रखा हुआ है, कहीं कहीं रख दिया है, ऐसा। कहीं कहीं मतलब कहीं पर बहुत ज्यादा है, कहीं पर बहुत कम है, दूर दूर अलग अलग, विलगित विलगित बोल सकते हैं आप। बहुत दूर दूर कहीं कहीं रखा होगा तो उसको बोलेंगे क्या? असतत। जबकि सतत में क्या होता है? आवेश एक प्रकार से वितरित होता है, एक पैटर्न होता है जिसके थ्रू चार्ज को क्या किया जाता है? वितरित किया जाता है। जी हाँ,
एक स्पेसिफिक पैटर्न में चार्ज अवेलेबल होता है, मतलब कैसा, सेम, या मैं उसको बोलूं क्या अच्छा सा वर्ड होगा, यूनिफॉर्मली। कैसा होता है, एक समान रूप से वितरित होता है, एक समान रूप से वितरित होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक स्क्वायर बना देता हूं और इसमें बोलता हूं कि यहाँ पर 2 चार्ज है, यहाँ पर 1 चार्ज है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर 1 2 3 4 है, इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं क्या कि कहीं पर 2 हो रहा है, कहीं पर 1 हो रहा है, कहीं पर 4, कहीं पर 3, सब जगह अलग 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 इस टाइप का। यूनिफॉर्मली में क्या होता है, एक जैसा चार्ज वितरित हो जाता है कि सब जगह कैसा चार्ज रहेगा, एक जैसा चार्ज वितरित रहेगा, हर जगह कैसा दिखेगा आपको, एक जैसा चार्ज देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं क्या, यूनिफॉर्मली, है ना, कैसा, एक जैसा, एक समान रूप से वितरण। अब इस यूनिफॉर्मली वाले में सतत आवेश वितरण में कुछ प्रकार होते हैं, क्या, देखिए रेखीय आवेश वितरण, है ना, सतत के 3 प्रकार होते हैं, पढ़ते हैं क्या 3 टाइप है इसके, जरा ध्यान से सबको समझना, तीनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है क्या, रेखीय आवेश वितरण, कौन सा, रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है सतही आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है आयतन आवेश वितरण। आयतन क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब नाम में ही है, डिस्ट्रीब्यूशन तो आप समझ गए कैसे होता है, मतलब आवेश का फैला होना, किसी वस्तु के ऊपर फैलना, क्या कहलाता है, वितरण। पर कैसा कि यहां पर रेखीय लिखा है, रेखीय मतलब किसकी बात हो रही है, कहीं ना कहीं लीनियर। तो लीनियर क्या होता है, एक रॉड हो सकती है, एक वायर हो सकता है, ये क्या होते हैं, लीनियर। सतही मतलब किसकी बात हो रही है, सरफेस। तो रॉड और वायर के पास सरफेस एरिया तो बड़ा होता नहीं है ना, क्षेत्रफल नहीं होता। तो ऐसी चीजें जिनका एरिया बड़ा होता है, कॉल्ड प्लेट, है ना, कोई स्क्वायर प्लेट आ गई, कोई सर्कुलर प्लेट आ गई, उस पर क्या होता है, सतही। या मान लीजिए किसी गोले की सतह पर है, सरफेस पर, ओनली सरफेस, अंदर नहीं गया। नाउ क्यूबिक मतलब क्या कि किसी क्यूब के ऊपर, किसी सॉलिड गोले के अंदर, है ना, सॉलिड स्फीयर के अंदर, ठोस गोले के अंदर जो खोखला ना हो, है ना, ऐसा केस। तो इसके एग्जाम्पल में मैं बोल सकता हूं किसके ऊपर, रॉड के ऊपर या वायर के ऊपर चार्ज को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसका एग्जाम्पल होगा सरफेस। मतलब क्या, किसी स्क्वायर प्लेट के ऊपर, है ना, स्क्वायर प्लेट हो सकती है, या फिर वो क्या हो सकता है, होलो स्फीयर हो सकता है। होलो स्फीयर लिखने से अच्छा है मैं उसको सेल लिख दूं, होलो सिलेंडर भी हो सकता है, सेल, है ना, जिसको बोलते हैं क्या अपन, गोली कोश, और अच्छा वर्ड चाहिए तो उसको बोलते हैं खोखला गोला, खोखले गोले पर। और आयतन आवेश वितरण, ये किस में होगा, तो ये किस में होगा, सॉलिड चीजों में होगा। क्यूबिक है ना, वॉल्यूमेट्रिक के हिसाब से चल रहा है, वॉल्यूम मतलब बाहर भी अंदर भी, हाइट के साथ भी, विड्थ के साथ भी, है ना, और उसकी लेंथ के साथ भी। तो यहां पर सारी सॉलिड चीजें आ जाएगी, सॉलिड स्फीयर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ठोस गोला या ठोस बेलन, है ना, ठोस गोला, ठोस बेलन, ये सारी चीजें कहां आ जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी। ओके क्या, हाँ। अब होता कैसे है चार्ज का वितरण, तो देखिए इसमें बोलते हैं कि चार्ज किसके हिसाब से फैला हुआ होता है, लंबाई के अनुसार चार्ज क्या होता है, वितरित होता है, लंबाई के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लेंथ
चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसमें किसके अकॉर्डिंग होता है? इसमें एरिया के अकॉर्डिंग होता है, अकॉर्डिंग टू एरिया, मतलब क्षेत्रफल के अनुसार क्या होता है? आवेश का वितरण होता है। इस वाले में क्या होता है? इसमें तो दिख ही रहा है आपको, आयतनिक है ये। आयतनिक मतलब क्या? वॉल्यूमेट्रिक, सभी तरफ समान रूप से, उसके अंदर भी, इनसाइड भी, आउटसाइड भी, सरफेस पर भी। डन। नाउ कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए लिखा जाता है क्या? एक टर्म यूज होता है कि कैसे पता आपको उस सरफेस के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है। सो उसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना, घनत्व। इससे क्या पता चलता है किसी वायर या किसी रॉड पर कितना चार्ज है, मतलब उसकी डेंसिटी क्या है। देखिए घनत्व, घनापन कितना है, कितने पास पास है, कितने दूर दूर है, ये इस टर्म से पता चलता है। कैसे फाइंड आउट होता है? इसको क्या बोलते हैं? लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये फॉर्मूला भी काम आएगा और न्यूमेरिकल भी रहेंगे इस पर बेस्ड, है ना, तो याद रखिएगा। और एक पैटर्न है ना, सिंपल सा, तो समझिए उसको। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप क्या निकालोगे? चार्ज को कैलकुलेट करोगे पर यूनिट लेंथ। क्यों? क्योंकि लंबाई के अकॉर्डिंग चल रहे, तो चार्ज कैलकुलेट होगा पर यूनिट लेंथ। ये बन गया इजी सा फॉर्मूला। क्या? लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, प्रति इकाई पर उपस्थित आवेश क्या होगा? रेखीय आवेश घनत्व होगा। सेकंड थिंग क्या है? सेकंड थिंग, इस वाले में कैसा कैलकुलेशन हो रहा है? एरिया का, तो इसको बोलते हैं क्या? पृष्ठीय या सतही आवेश घनत्व। अब ये डेंसिटी आपको बतानी पड़ेगी, कितनी होगी डेंसिटी। नाउ घनत्व वाले केस में इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा से डिनोट करते हैं क्या? चार्ज को कैलकुलेट किया जाएगा पर यूनिट एरिया। समझिए, ये पहले लिख चुके हैं, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग होगा तो एरिया आ जाएगा। लास्ट बचता है क्या? आयतनिक, या इसको बोलते हैं क्या? आयतनिक भी बोल सकते हैं या घनीय भी बोल सकते हैं ना, तो घनीय तो इधर आ ही रहा है, तो आयतनिक ही बोलते हैं इसको अपन। आयतनिक आवेश घनत्व, है ना, घनीय भी बोल सकते हैं, आयतनिक भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? आ गया इधर कौन? सिग्मा, इधर लैम्डा आ गया, इधर सिग्मा आ गया। इसको क्या बोल दीजिए आप? लैम्डा हो गया, सिग्मा हो गया, और आयतनिक को लेट रो बोल सकते हैं ना, जस्ट रो बोल दीजिए इसको। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? चार्ज को कैलकुलेट कर लेंगे किसके रिस्पेक्ट में? वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। बस इतना याद रखिए, आवेश को आयतन के रिस्पेक्ट में या उसके अनुसार कैलकुलेट किया जा रहा है कि जैसे मैं बोल दूं कि आयतन में, इतने आयतन में कितने आवेश उपस्थित है, तो आयतन की बात हो रही तो वो आयतन आवेश वाला बन जाएगा। इतने एरिया में कितने अवेलेबल है, एरिया के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो वो सतही या पृष्ठीय बन जाएगा, और लंबाई के अनुसार हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? रेखीय हो जाएगा। यहीं से फॉर्मूले के बाद में आप क्या कर सकते हैं? इनकी यूनिट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और यूनिट फॉर्मेशन के बाद क्या होगा? उनके डायमेंशन भी निकाल सकते हैं आप। कैसे निकाल सकते हैं? तो जरा देखते हैं क्या कहानी आएगी। इनकी यूनिट लिख रहा हूं मैं, आप थोड़ा सा फोकस करिएगा यूनिट पे। क्या आ जाएगा? लैम्डा की यूनिट, ऐसा यूनिट ही निकाल रहे हैं ना, तो यूनिट क्या बन जाएगी? कूलम चार्ज के लिए, और लेंथ के लिए क्या आ जाएगा? मीटर। सेम यहां पर चार्ज के लिए क्या आ जाएगा? कूलम, और एरिया लेंथ इनटू विड्थ, तो मीटर इनटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर
कुलाम पर मीटर स्क्वायर, यहाँ कुलाम मीटर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू के लिए क्या आएगा कुलाम, और वॉल्यूम आयतन के लिए क्या हो जाएगा मीटर लेंथ का, मीटर विड्थ का, मीटर हाइट का, मीटर मीटर मीटर, कितने मीटर 3 मीटर, तो क्या हो जाएगा पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये क्या बन गई यूनिट बन गई। रिमेंबर दैट, इस पर क्वेश्चन बनता है ना, इंपॉर्टेंट चीज है। सरफेस चार्ज डेंसिटी आगे भी फॉर्मूले में यूज होती है, लैम्डा एंड सिग्मा, इसका थोड़ा कम यूज होता है। सो बट फिर भी आना चाहिए, जब आप लेंथ पढ़ रहे हो, एरिया पढ़ रहे हो, तो फिर वॉल्यूम पढ़ने में क्या समस्या है, सेम तो चीजें है, और कंपैरिजन हो रहा है तो आपको और इजी पड़ेगा। लास्ट है क्या इसकी डायमेंशंस, इसकी डायमेंशंस क्या बताना है आपको, विमाएं बताना है सॉरी, तो विमाएं क्या हो जाएगी, कुलाम के लिए क्या आता है आप जानते हैं, AT आता है, और नीचे क्या आ जाएगा M, मीटर फॉर लेंथ, लेंथ के लिए क्या आ जाएगा L आ जाएगा। ओवरऑल आप इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा AT और L माइनस क्या आ जाएगा, यहां लिख देता हूं ATL माइनस, या आप उसको सीधा करके लिखोगे, तो सीधा करके लिखोगे तो कितना आएगा, ऐसे बड़े ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले L माइनस कर देना 1, फिर किसका नंबर T, और फिर किसका नंबर आ जाएगा A का, ये हो गई इसकी विमाएं। यहां पर क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा AT रहेगा, और नीचे कौन आ जाएगा L, मीटर के लिए पर कितना 2, अब L2 ऊपर जाएगा तो L2 माइनस वाला, यहां पर कौन T और यहां पर कौन A, ये हो गई इसकी विमाएं। मीटर है तो अब की बार 3L ऊपर चले जाएंगे, L3 माइनस वाला T, और फिर कौन आ जाएगा A आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी आवेश को आयतन के हिसाब से, उसकी सरफेस के हिसाब से, या उसकी लेंथ लीनियर वाले केस में कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी सतह पर कितना आवेश उपस्थित है। इन 3 टर्म को यूज किया जाता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताने के लिए, समझे क्या। तो ये ओवरऑल एक समरी थी किसके बारे में, आवेश के बारे में, है ना। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कुलाम लॉ, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी, है ना। तो क्वेश्चन करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे कुलाम का नियम। अगली क्लास से पढ़ना स्टार्ट होगा, है ना, लॉ ऑफ कुलाम। कौन सा वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला ना, अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स चार्ज के लिए, आवेशों से संबंधित कुलाम का नियम। ठीक है, तो क्या करना है आपको, आवेश के बारे में इतनी जो जानकारी मिली इसको कलेक्ट कीजिए, डेटा के फॉर्म में लिखिए कॉपी में, है ना, और प्रॉपर पढ़िए, समझिए चार्ज किस तरीके से बिहेव कर रहा है, कब अट्रैक्शन हो रहा है, कब रिपल्शन हो रहा है, चार्ज कैसे कैलकुलेट होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, फिर चार्ज को कैसे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रोड्यूस किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, बनाया जा सकता है ना, उसके बाद उसके डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे समझेंगे, ये तीनों चीजों के। ठीक है, तो एंड करते हैं आज की क्लास को यहीं पर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।